गुड मॉर्निंग। आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, इनका जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में एक कोतलुक ग्राम में महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब उनकी आयु 13 वर्ष की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया और गोखले को अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। जब वे 18 वर्ष की आयु में बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पूना में एक अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक हो गए। ये स्कूल आगे चलकर प्रसिद्ध फर्ग्यूसन महाविद्यालय के रूप में विकसित हुआ और गोखले 1902 ईस्वी में इसके आचार्य पद से रिटायर हुए। हालांकि वे इतिहास और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, लेकिन गणित के विषय में उनको विशेष योग्यता थी और अंग्रेजी भाषा के प्रति भी उनका विशेष लगाव था। गोखले ने अपना जीवन एक शिक्षक के रूप में आरंभ किया। वे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के आजीवन सदस्य बन गए और बहुत ही कम वेतन लेकर लगातार 20 सालों तक उन्होंने उनको सेवा दी। रानाडे जो है ये इनके गोखले के गुरु थे। गोखले इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और रानाडे के संरक्षण में उन्होंने संवैधानिक कार्य प्रणालियों को सीखा और प्रत्यक्ष रूप से वे सार्वजनिक कार्यों से संबंधित हुए। फर्ग्यूसन कॉलेज के सहकर्मी के रूप में वे तिलक और आगरकर के संपर्क में आए। वे तिलक को अत्यधिक श्रद्धा से देखते थे, परंतु उनके विचारों से सहमत नहीं थे और इन लोगों में वैचारिक मतभेद होने के कारण महाराष्ट्र में 2 गुट बन गए। रानाडे और गोखले एक गुट में और दूसरे में तिलक और उनके सहयोगी थे। 1896 ईस्वी में तिलक ने पूना की सार्वजनिक सभा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, इसलिए गोखले ने सार्वजनिक जो सभा थी इससे त्यागपत्र दे दिया। रानाडे के मार्गनिर्देशन में दक्कन सभा की स्थापना हुई। 1902 ईस्वी में गोखले केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य चुने गए। गोखले ने 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर देशभक्तों का एक संगठन तैयार किया और इस संगठन के उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की प्राप्ति, भारत और ब्रिटेन के संबंधों की अनिवार्यता, भारत में ब्रिटिश शासन ईश्वर के वरदान के रूप में स्वीकारोक्ति आदि थी। जनता के राजनीतिक शिक्षण, विभिन्न समुदायों में प्रेम और सहिष्णुता, स्त्रियों तथा दलितों की शिक्षा का विस्तार, भारत में औद्योगिक विकास के लिए प्रयत्न और संवैधानिक पद्धति से राष्ट्रीय हितों का संरक्षण आदि इस सोसाइटी के मुख्य कार्य थे। गोखले ने 1906 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की और फरवरी 1915 ईस्वी को गोखले जो है इनका देहांत हो गया था। अब बात की जाए अगर गोखले के राजनीतिक विचारों की, तो गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवाद का प्रसार किया। गोखले जो है ये मानते थे कि भारत में अंग्रेजों का शासन ईश्वर की इच्छा अनुसार है और भारतीयों की भलाई के लिए हुआ है। भारत में अंग्रेजी शासन भारतीय जनता को स्वशासन की ओर प्रवृत्त करेगा और आगे चलकर भारतीय अपना प्रशासन चलाने के योग्य हो जाएंगे। उनकी मान्यता थी कि क्रमिक संवैधानिक विकास का मार्ग अपनाकर भारत अपनी राजनीतिक प्रगति कर सकता है। वे भारत में पाश्चात्य शिक्षा और यूरोपीय राजनीतिक संस्थाओं का व्यापक प्रयोग करना चाहते थे। वे भारत और इंग्लैंड के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना करना चाहते थे। गोखले एक और प्रार्थना स्मरण पत्र, प्रतिनिधिमंडल, रचनात्मक आंदोलन आदि का मार्ग अपनाते थे, तो दूसरी ओर उनके आंदोलन में विद्रोह, हिंसा, क्रांति या उग्र आंदोलन का नितांत अभाव था। गोखले ने बहिष्कार की राजनीति का विरोध किया। बहिष्कार की नीति से स्वदेशी का थोड़ा बहुत लाभ हो जाएगा, किंतु इसे स्थायी नीति के रूप में स्वीकार करने का अर्थ होगा दूसरे को हानि पहुंचाई जाए, चाहे स्वयं को उससे कितनी ही हानि क्यों ना हो जाए। उनकी ये धारणा थी कि बहिष्कार की नीति के द्वारा विदेशी राजनीतिक नियंत्रण में कमी नहीं आ सकती। स्कूल और कॉलेजों के बहिष्कार से राष्ट्रीय शिक्षा की प्रगति धीमी हो जाएगी। सरकारी नौकरियों का बहिष्कार भी सफल हो सकता है, जबकि सरकारी काम के लिए एक भी व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत न करे, लेकिन जहां शिक्षित बेरोजगारों की संख्या इतनी अधिक हो वहां नौकरियों का बहिष्कार सफल नहीं हो सकता। विधान परिषदों तथा नगर पालिकाओं का बहिष्कार भी उचित नहीं है,
क्योंकि अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो नए चुनाव होने पर सदस्यता के लिए लालायित रहते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें पूर्ण बहिष्कार के स्थान पर कर न देने का आंदोलन चलाना चाहिए। कर न देने का आंदोलन प्रत्येक आंदोलनकारी को अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी बनाता है। उनका राजनीतिक उद्देश्य सत्ता और शक्ति प्राप्त करने का न होकर सेवा धर्म निभाने का था। उनकी दृष्टि में स्वतंत्रता या स्वराज्य का उतना महत्व नहीं था जितना भारतीयों की चारित्रिक मनोबल के उन्नयन का था। वे पंचायती राज व्यवस्था की उन्होंने पुनः स्थापना करने के वे पक्ष में थे तथा नगर पालिकाओं के स्वतंत्र निर्वाचन करवाए जाने के पक्ष में थे। वे जिला बोर्डों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में थे। उन्होंने लोक सेवाओं में भारतीयों को सीधी भर्ती जो है उसको तुरंत कार्यान्वित करने पर बल दिया। वे चाहते थे कि भारत में शिक्षा के ऐसे प्रबंध किए जाएं जिससे भारतीयों को उच्च सेवा में नियुक्त होने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। भारतीय प्रशासनिक सेवा से न्यायिक सेवा को अलग रखने के पक्ष में थे। वे भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय शिक्षक सेवा, भारतीय न्यायिक सेवा, तकनीकी सेवाओं आदि का भारतीयकरण करने के हिमायती थे। लॉर्ड वेलिंगटन के आग्रह पर गोखले ने 1915 ईस्वी में भारत के भावी संवैधानिक सुधारों का सुझाव प्रस्तुत किया, जिसे कि गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा जाता है। गोखले ने सुझाव दिया कि भारत के प्रत्येक प्रांत में इंग्लैंड सरकार द्वारा नियुक्त गवर्नर जो है उसको नियुक्त किया जाए। प्रत्येक प्रांत में 6 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति की जाए, जिसमें 3 अंग्रेज और 3 भारतीय होने चाहिए। प्रत्येक प्रांत में विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 से 100 के बीच रखी जाए। मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जाएं। गोखले ने प्रांतीय स्वायत्तता के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण पर बल दिया, किंतु अधिक राजस्व की प्राप्ति पर प्रांतीय सरकार अतिरिक्त धन भारत की केंद्रीय सरकार को दे। वे प्रांतों के द्वारा पृथक वित्तीय साधनों के संधारण पक्ष में थे ताकि प्रांतों की आर्थिक स्थिति केंद्र की कृपा पर निर्भर न रहे। ग्राम पंचायतों की स्थापना निर्वाचन तथा मनोनयन के आधार पर हो। गोखले ने नगर पालिकाओं, तालुका बोर्ड आदि को पूर्णतया निर्वाचित संस्थाओं में परिवर्तित करने का सुझाव दिया। वे लंदन स्थित इंडियन काउंसिल को समाप्त करने के पक्ष में थे। गोखले ने भारतीयों की सेना के प्रत्येक अंग में उच्च पद देने का भी सुझाव दिया। गोखले के सुझावों में मॉर्ले मिंटो सुधारों तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की योजना को अत्यधिक प्रभावित किया। अब अगर बात की जाए गोखले के सामाजिक विचारों की, तो गोखले ने तिलक की भांति समाज सुधार आंदोलन में भाग नहीं लिया, किंतु वे सच्चे समाज सुधारक थे। भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था को वे प्रगति के मार्ग में बाधक मानते थे। दलित जातियों के उत्थान के वे प्रबल समर्थक थे। छुआछूत और भेदभाव का अंत करने के लिए गोखले ने भारतीयों को सामाजिक संकीर्णता से बाहर निकलने का आह्वान किया। उन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि अफ्रीका की रंग भेद की नीति की कटु आलोचना की। उनकी मान्यता थी कि जब तक भारत में छुआछूत की समस्या का निवारण नहीं कर लिया जाता, तब तक भारत द्वारा समान अधिकारों की मांग अर्थहीन है। वे हिंदू लीग और मुस्लिम लीग दोनों को ही राष्ट्र विरोधी मानते थे। वे धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता के उपासक थे। गोखले भारत के औद्योगिक विकास के लिए सदैव इच्छुक रहे। वे स्वदेशी वस्तुओं के प्रोत्साहन के समर्थक थे, किंतु वे बहिष्कार की नीति द्वारा स्वदेशी का विस्तार हितकारी नहीं मानते थे। उनका मानना था कि भारतीय उद्योगों की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि विदेशी वस्तुओं तथा औद्योगिक जानकारी का परित्याग कर हम अपना स्वतंत्र आर्थिक अस्तित्व प्राप्त कर सकें। उपयोगी वस्तुओं का भारत में उत्पादन न होने तक विदेशी माल का बहिष्कार केवल नारों तक ही सीमित रहने वाला है। गोखले का ये जो दृष्टिकोण था ये यथार्थवादी था। आज भी जबकि भारत में अत्यधिक औद्योगिक विकास हो चुका है, विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ है। तस्करी के माध्यम से चोरी छुपे विदेशी वस्तुओं का भारत में आना ये सिद्ध करता है कि हमें अपने मानसिक स्थिति का देशीकरण करने की नितांत आवश्यकता है। गोखले उदारवादी होते हुए भी उन्मुक्त व्यापार तथा कम से कम हस्तक्षेप की नीति के
पक्षपाती नहीं थे। वे जानते थे कि उन्मुक्त व्यापार की नीति से आर्थिक दृष्टि से निर्बल जो देश हैं उनका व्यापार चौपट हो जाएगा। अब अगर बात की जाए गोखले के शिक्षा संबंधी विचारों की, तो उन्होंने अपना जीवन जो है शिक्षक के रूप में आरंभ किया था, इसलिए शिक्षा प्रणाली के संबंध में अपने उन्होंने विचार प्रकट किए। वे भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जाना उचित मानते थे। शिक्षा के विस्तार को अत्यधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हुए गोखले ने भारत में शिक्षा, विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। शिक्षा के विस्तार के लिए धन का समुचित प्रबंध भी किया जाता था, किंतु भारत सरकार वित्तीय कठिनाइयों के बहाने शिक्षा की ओर उचित ध्यान नहीं दे रही थी, जबकि अन्य देशों में इसकी ओर जो है इस पर अधिक महत्व दिया जा रहा था। गोखले ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। अपने बाल्यकाल की निर्धनता के दिनों में गोखले को शिक्षा प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, इसलिए गोखले शिक्षा की अनिवार्यता के साथ उसके निःशुल्क होने पर अधिक बल देते थे। थैंक यू।